नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की और उसके द्वारा किए गए कुछ प्रश्नों और कुछ दावों पर। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें शुरू में कांग्रेस ने जो संकल्प लिया है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। तो कांग्रेस का संकल्प है कि कांग्रेस दोहराती है कि भारत का संविधान हमेशा हमारे साथ व एकमात्र मार्गदर्शक रहेगा। तो इस पर मेरा कहना यह है कि जो संविधान हमारा बना था, उसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा में बहुत सारे गणमान्य लोग थे। उन लोगों ने बहुत लंबा समय लेकर के संविधान तैयार किया और संविधान जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। उस कमेटी में जो लोग थे वो ज्यादातर कांग्रेसी ही थे, या यूं कह लें कि लगभग सारे कांग्रेसी थे। तो उन लोगों ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में कांग्रेस पार्टी ने पहला संशोधन केवल 15 महीने बाद कर दिया। तो क्या जो संविधान बनाया था उस पर कांग्रेस को विश्वास नहीं था? क्या जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी पहला संशोधन करने की? और संशोधन किया तो क्यों किया? तो सबसे पहली चीज तो ये समझने की है पहला संशोधन था क्या। तो जो पहला संशोधन इन्होंने 10 मई 1951 को किया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो उस संशोधन का जो मुख्य लक्ष्य था वो था विपक्ष और मीडिया। मीडिया के नाम पे उस समय पर अखबार ही होता था। जो ऑल इंडिया रेडियो था वो सरकार के अंडर में चलता था, तो मीडिया के नाम पर केवल अखबार हुआ करता था। तो विपक्ष और मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगाई थी इन्होंने इसके माध्यम से, और इसमें इन्होंने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था। अब इसको लेकर के बहुत सारे और तर्क दिए जा सकते हैं। तो जो मुख्य लक्ष्य था वो था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसी संशोधन में जमींदारी उन्मूलन को भी सम्मिलित कर लिया, और वो सम्मिलित करने का लक्ष्य ये था कि जिस तरह से वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा रहे हैं तो उसका सीधा बहुत बड़ा जन विरोध ना हो, तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून को उसमें सम्मिलित कर लिया था। और उस पहले संविधान संशोधन में जो संविधान की बहुत सारी धाराएं थी उनमें परिवर्तन किए गए थे। तो ये तो कांग्रेस का विश्वास है संविधान पर, और किस तरह से वो संविधान को जो उन्होंने लिखा है कि वो एकमात्र हमारा मार्गदर्शक होगा, तो किस तरह से संविधान उनका मार्गदर्शक होता है। यह वैसे तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं, इमरजेंसी में परिवर्तन हुए, जो जम्मू कश्मीर में 35 थी वो किस तरीके से मतलब चोरी छिपे सम्मिलित कर ली गई, किसी को पता ही नहीं चला। तो इस तरीके का इनका मार्गदर्शक है संविधान, और इस तरह से संविधान में विश्वास करते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने पेज 6 पर 2 प्रश्न पूछे हैं। तो इनका पहला प्रश्न है कि क्या आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर हुआ है? तो इस पर भी मेरे तर्क हैं। अगर मैं ग्रामीण जीवन से शुरू करूं तो जो वर्तमान सरकार है जिसे आप मोदी सरकार कहते हैं, तो मोदी सरकार के आने के बाद जो बड़े परिवर्तन हुए हैं उनमें पहला ये हुआ कि लगभग हर गांव में
करीब करीब हर घर पक्का बन गया है। अब आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको कोई इक्का दुक्का घर ही भले ही दिख जाए जो कच्चा हो, अन्यथा लगभग सारे घर पक्के बन चुके हैं। दूसरा, शौचालय। 2014 से पहले गांव में, मैं ठेठ गांव की बात कर रहा हूं, तो गांवों में कितने घरों में शौचालय बने होते थे, इसको आप याद करके देख लीजिए। मुझे लगता है कि जिसकी उम्र 20-22 साल भी होगी उसको भी याद होगा कि 10 साल पहले गांव में कितने शौचालय हुआ करते थे। तो हर घर में शौचालय बन गया, लगभग हर घर पक्का बन गया। इसके बाद विद्युत कनेक्शन। घर में तो छोड़िए, बहुत सारे गांवों तक बिजली की व्यवस्था नहीं थी। खंभे गड़े हुए थे, तार नहीं थे, तार थे तो ट्रांसफार्मर नहीं था, ट्रांसफार्मर भी था तो सप्लाई नहीं थी। आज क्या हुआ है कि हर घर में विद्युत कनेक्शन है। जिसने नहीं लेना चाहा है उसकी बात अलग है, अन्यथा सरकार की तरफ से हर घर में विद्युत कनेक्शन पहुंचाया गया है। जब विद्युत कनेक्शन पहुंचा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर लोगों के पास अन्य सुविधाएं भी पहुंची हैं प्रकाश के अलावा। गर्मी है तो लोग अपना पंखा कूलर भी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, टेलीविजन का उपयोग बढ़ा है। यद्यपि मोबाइल के जमाने में थोड़ा सा कम भी हो गया है वापस। बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा हो गई है। तो जो विद्युत कनेक्शन है वो लगभग हर घर में अब हो चुका है। मुझे लगता है कि कम से कम 80 से 85% घर तो ऐसे होंगे ही जहां पर बिजली का कनेक्शन होगा। मैं गांवों की बात कर रहा हूं। इसके बाद धुआं रहित रसोई। तो भाई, आज के 10 साल पहले का याद कर लीजिए। आप अगर किसी घर में जाते थे, आप शहर से रहने वाले हैं, किसी गांव में पहुंचे, अपने गांव में पहुंचे, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे, तो आमतौर पर गांवों का जो रिवाज होता है तो उसमें होता यह है कि आप जाएंगे तो आपको कहीं बाहर कोई बरामदा टाइप का होता है, वहां पर आपको बैठाया जाएगा, कोई छोटा कमरा होगा, वहां बैठाया जाएगा। लेकिन जब खाना खाने का नंबर आता है तो खाना खाने के लिए आपको रसोई के पास जाके बैठना होता है। ये रिवाज अभी तक भी लगभग चल ही रहा है और 10 साल पहले तक तो बिल्कुल चल रहा था। तो जब आप रसोई में जाकर के बैठते थे, आपको अगर धुएं की आदत नहीं है तो आपके लिए उतनी देर रसोई के पास बैठना भी मुश्किल होता था कि आप आराम से खाना खा सकें, क्योंकि खाना बनता था कंडे पे। जो वो लोग कुछ लकड़ी की व्यवस्था कर पाते थे उस पे, जो अरहर की और ये जो लाही होती है उसकी जो लकड़ियां होती हैं उनसे खाना बनता था। औरतें गांव के आसपास जाकर के जो बम्बूल वगैरह की टूटी हुई लकड़ियां होती हैं, या जो जब बम्बूल वगैरह ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको बीन करके उससे वो लकड़ियां ला करके इकट्ठा करके रखती थी और उससे खाना बनता था। तो उसमें जो धुआं होता था, सोचिए कि एक आदमी जो शहर में या कस्बे में रह रहा है वहां पर पहुंचता है, वो 15-20 मिनट या आधे घंटे उसके लिए बैठना मुश्किल हो जाता है जितनी देर वो खाना खाता है। और उस महिला का आप सोचिए कि जो उसी किचन में 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ करके खाना बनाती हो। तो धुआं रहित रसोई कैसे मिला? उज्ज्वला योजना के द्वारा। उज्ज्वला योजना से लगभग हर घर को मुफ्त में एक गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया। इसके अलावा आप देखिए कि हर गांव तक पक्की सड़कें लगभग बन चुकी हैं। और इधर पिछले कुछ समय में मैंने देखा है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई सड़कें थी, जो बहुत ही सकरी थी, जिन पर केवल एक वाहन चल सकता था, उनमें मैंने देखा है कि बहुत सारी सड़कें चौड़ी की गई हैं। अब उसमें आसानी से 2 वाहन निकल सकते हैं।
तब आमने सामने से अगर दो वाहन निकल रहे हैं तो किसी को नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सड़कों का जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी हुई सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण भी हो रहा है और लगभग सभी गांवों तक पक्की सड़कें बन चुकी हैं। इसके बाद जो गांव के अंदर दूषित जल इकट्ठा हुआ करता था, यानी कि जो आपके बाथरूम का पानी होता था, बर्तन धोने का पानी हुआ, उस टाइप का जो पानी मतलब घर से जो निकलता था वो जगह जगह लोग गड्ढा बना देते थे या कोई खाली जगह पड़ी हुई है तो उधर को बहा दिया, उस तरह की व्यवस्था रहती थी। लेकिन अब उसमें काफी परिवर्तन हो गया है। गांवों में नालियां काफी हद तक बन गई हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, लेकिन काफी हद तक नालियां, पक्की नालियां बना दी गई हैं। तो दूषित जल की निकासी का भी काफी हद तक प्रबंध हो गया है। पेयजल की अगर बात करें तो ऐसे गांव जहां पेयजल का बड़ा संकट था वहां पर पाइप के द्वारा घर तक पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बहुत सारी जगहों पर चल रहा है, बहुत सारी जगहों पर हो चुका है। इसके अलावा जानवरों का जो टीकाकरण होता था उसमें जो पहले बहुत सारी हीला हवाली हुआ करती थी वो कम हुई है, टीकाकरण बढ़ा है। बच्चों में टीकाकरण नियमित हुआ है। जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो गांव गांव जाकर के टीकाकरण कर रहा है। प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो वहां पर छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। पेयजल की व्यवस्था पहले भी लगभग रहती थी और अब तो लगभग सुनिश्चित ही हो गई है सभी विद्यालयों में। पुस्तकें मुफ्त मिल रही हैं बच्चों को, परिधान मुफ्त मिल रहे हैं, यहां तक कि जूते भी दिए जाते हैं जिससे कि बच्चे नंगे पैर ना घूमे। नहीं तो आपको याद होगा कि आज के 10 साल 12 साल पहले आप देखते थे कि जो सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो ऐसी भरी दोपहर में नंगे पैर स्कूल से घर की तरफ दौड़ रहे होते थे और उसका कारण केवल ये होता था कि उनके पैरों में चप्पल या जूते नहीं हुआ करते थे और उनके पैर जलते थे, तो अक्सर दौड़ करके ही चलते थे। स्कूल बैग भी सरकार द्वारा ही अवेलेबल कराए जा रहे हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की प्रसूति के लिए भी एक ठीक ठाक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद अगर हम थोड़ा गांव से बाहर भी निकलें तो जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। अब वो बात अलग है कि लोग सरकारी अस्पतालों में जाना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं जाते वो एक अलग चीज है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होते हैं। यद्यपि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो दवाइयां बाहर से लिख देते हैं और ऐसी दवाइयां लिखते हैं जो बाजार में, मतलब खुले बाजार में आम तौर पर, मैं ब्रांडेड की बात कर रहा हूं, ब्रांडेड दवाइयां वो लगभग जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं उससे 20%, 25%, 30% कीमत पर मिल रही होती हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कोई एक इंजेक्शन लिख दिया जिस जो उन्होंने लिखा है उसके अंदर जो सॉल्ट है या जो मेडिसिन है उसी मेडिसिन का अगर आप दूसरा बाजार, खुले बाजार में खरीद लेंगे तो हो सकता है कि वो 200 रुपए, 250 रुपए का बिक रहा हो और जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए का बिक रहा हो। तो इस तरीके की शिकायतें हैं, इन शिकायतों को दूर किए जाने की जरूरत है, लेकिन ये व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है। बाकी सरकार की तरफ से अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। यातायात की अगर बात करें तो यातायात में भारी सुधार हुआ है। आप चाहे रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, चाहे आप रेलवेज की बात करें और चाहे आप एयरवेज की बात करें। जो अपेक्षाकृत छोटे शहर हैं वहां से हवाई यात्राएं शुरू की गई हैं। पूरे देश में जो
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है। यानी कि बहुत सारे हाईवेज एक्सप्रेसवेज भी बन रहे हैं और बाकी जो कनेक्टिंग रोड हैं वो तो बनते ही रहते हैं। रेलवे का अब तो शायद 100% विद्युतीकरण हो चुका होगा, क्योंकि कम से कम अब मुझे नहीं दिखता अपने आसपास के किसी क्षेत्र में जहां पर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण ना हो गया हो। इसके बाद अगर दोहरीकरण की बात करें तो बहुत सारे रेल रूट जो है उनका दोहरीकरण हो गया है। बहुत सारी जो सिंगल लाइंस हुआ करती थी अब वो बंद हो गई हैं और उनका दोहरीकरण हो गया है। इसके बाद अगर माल वाहन की बात करें तो जो रेलवे में फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनका संचालन तेजी के साथ शुरू कराया गया है। ये फ्रेट कॉरिडोर की योजना कब लालू प्रसाद यादव लेकर के आए थे, आज से लगभग 18-20 साल पहले, और उस पर लगभग 10 साल तक कोई काम नहीं हुआ। जो काम हुआ वो नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद सही ढंग से शुरू हुआ। डिजिटल क्रांति हुई है। अगर अब आप बहुत पहले मत जाइए, आप केवल 5 साल 6 साल पहले चले जाइए। 5-6 साल पहले जब आप बैंकों में जाते थे, आपको अपना पैसा जमा करना होता था या अपना पैसा निकालना होता था तो आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। आज आप अगर बैंक में जाते हैं तो बैंकों में मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी को 10 मिनट से ज्यादा का समय लगता होगा। मोबाइल डेटा बहुत सस्ता है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी बहुत फायदा हो रहा है, लोगों को अपने व्यापार में बहुत फायदा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन से, मतलब निजी ट्रांसपोर्टेशन से वो बच रहे हैं। यानी कि जैसे व्यापार है तो व्यापार में आप माल भेज देते हैं, आपका पैसा आना है, तो डिजिटल क्रांति की वजह से वो भी आसानी से हो पा रहा है। सस्ती टेलीफोन सुविधा आपको मिल रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि जो हमारा प्रवासी लोग जो होते हैं, जो अपना मूल स्थान छोड़ करके दूसरी जगह अस्थायी रूप से काम करने चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि राशन कार्ड के माध्यम से जो जहां पर रह रहा है वहां पर उसको राशन उपलब्ध हो रहा है। मान लीजिए कोई आदमी कानपुर का है और वो नौकरी करने सूरत चला जाता है, उसका राशन कार्ड कानपुर में बना हुआ है, लेकिन वो अस्थायी रूप से अपनी फैमिली लेकर के या अकेला या जैसा भी सूरत में रह रहा है, तो उसे सूरत में राशन उपलब्ध हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। तो क्या ये सारा जो सुधार है, ये सारी चीजें जो हैं वो 2014 से पहले की तुलना में बेहतर हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसका जवाब तो कांग्रेस को खुद ही देना चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक और प्रश्न किया है कि क्या आपका मन भयमुक्त है। तो ये जो भयमुक्त वाली बात उन्होंने करी है, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ने इतनी हिम्मत कैसे जुटा ली ये भयमुक्त शब्द यूज करने की। तो वो कांग्रेस पार्टी जिसके शासनकाल में हमेशा यह देश भय में जिया है, वो पूछ रही है कि क्या आपका मन भयमुक्त है। तो भयमुक्त पर मैं आपको, जब से मुझे याद है, मैं तब से बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 साल थी, यानी कि मैं 10 साल से भी कम ही थी। मैं 1984 की बात कर रहा हूं। तो 1984 में आपको याद होगा कि उस समय पर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो जो माहौल बनाया गया था, जो माहौल बना था, वो माहौल किस तरह का था कि बड़े शहरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो छोटे शहरों और कस्बों में जो लोग रह रहे थे, वहां की स्थिति ये थी कि घर में अगर छोटे बच्चे हैं, यानी कि आप
कोई बच्चा 8 साल का है, 10 साल का है, 12, 14, 15, 16 साल का है, और वो अगर घर से बाहर जा रहा है, तो जो माताएं होती थी, तो वो एक चेतावनी के साथ बच्चों को घर से बाहर निकलने देती थी। और वो चेतावनी क्या होती थी, मुझे लगता है कि शायद मुझे यूज नहीं करना चाहिए उस तरह का वर्ड, लेकिन मजबूरी है इसलिए यूज कर रहा हूं। तो चेतावनी ये होती थी कि अगर आपको, मतलब बच्चों को चेतावनी देकर के भेजती थी कि अगर आपको कहीं पर कोई भी सिख, यानी कि पगड़ीधारी व्यक्ति, सरदार, अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो उसके आसपास मत जाना और घर भाग आना वापस। ये माहौल बना था छोटे शहरों और कस्बों में। क्या सचमुच सरदार इतने खतरनाक थे? आखिर ये माहौल क्यों बनाया गया था? क्या वो भय का माहौल नहीं था? जब घर घर में हर बच्चे को ये बताया जाता था कि सरदार कहीं दिखे तो भाग आओ क्योंकि वो आतंकवादी है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई, उस समय मैं जसवंत नगर में ब्लॉक कॉलोनी में रहता था। मेरे पापा जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो मैं उसी जसवंत नगर की बात कर रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव वाले जसवंत नगर की। तो जसवंत नगर में उस कॉलोनी में एक सरदार जी आते थे। थोड़े, मतलब बहुत बुजुर्ग तो नहीं थे, लेकिन अधेड़ से कुछ ऊपर थे। तो वो बेकरी प्रोडक्ट्स बेचते थे, ब्रेड, बिस्किट, टॉफी, इस टाइप की चीजें लेकर के वो बेचारे साइकिल में अपना डलिया वगैरह बांध करके बेचने आते। जसवंत नगर के ही रहने वाले थे। तो जिस समय इंदिरा जी की हत्या हुई, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि वो बहुत लंबे समय तक कॉलोनी में आए ही नहीं। और कॉलोनी में क्या नहीं आए, बल्कि वो शायद कुछ समय के लिए बिल्कुल भूमिगत हो गए, अपने घर में बंद रहते होंगे, कुछ भी करते होंगे। मैं तो बच्चा था, नहीं जान सकता क्या करते होंगे, लेकिन मैं अंदाज लगाता हूं कि शायद अपने घर में बंद रहते होंगे। उनके पड़ोसी अच्छे होंगे तो सुरक्षित बने रहे बेचारे। जब काफी समय गुजर गया, लगभग 2-3-4 महीने गुजर गए, तो वो अपनी साइकिल और वही जो अपनी पेटी वगैरह बांध के आते थे साइकिल पर, उसमें वही सारी चीजें अपनी लेकर के आए। तो हम लोग वहीं खेल रहे थे, कॉलोनी के सारे बच्चे, लगभग वो स्कूल टाइम के बाद ही आए थे। तो सारे बच्चे कॉलोनी के वहीं खेल रहे थे। एक कदम का पेड़ था उसके नीचे। तो जिस जैसे ही वो दिखाई पड़े, तो जितने छोटे छोटे बच्चे थे सब भाग के अपने अपने घरों में घुस गए। और लोग खिड़कियों से देख रहे थे कि सरदार जी किधर को जा रहे हैं। कम से कम जहां तक मुझे दिखाई पड़ा, एक भी आदमी ने सरदार जी से एक भी चीज नहीं खरीदी। वो था भय का माहौल, सरदार जी के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो वो कांग्रेस पूछ रही है कि क्या आपका मन भयमुक्त है? तो ये तो हुई 84 की बात और 84 के बाद की बात। उसके बाद 90 आते आते जो ये सिख आतंकवाद वाला मसला था, वो तो थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद ने उसको उसकी जगह ले ली। और लंबे समय तक इस्लामिक आतंकवाद बना रहा। 2014 से पहले किसी भी परिवार से कोई भी व्यक्ति घर से अगर बाहर जा रहा है, अपने शहर से बाहर जा रहा है, अपने कस्बे से बाहर जा रहा है, क्योंकि काफी समय पहले तक तो स्थिति ये थी, मतलब 90 से अगर 2014 तक की बात करें, तो उसमें अगर शुरुआत 90 से 2000 तक की बात करें, तो उस बीच में कम्युनिकेशन का उतना अच्छा साधन नहीं था। तो जब तक कोई व्यक्ति वापस लौटकर घर में नहीं आ जाता था, घर के लोगों को चिंता लगी रहती थी।
2014 से पहले आप घर से बाहर निकलते थे अपने ही शहर में, अगर आपके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है तो घर वालों को लगातार चिंता इस बात की बनी रहती थी कि आप सुरक्षित लौटकर घर आएंगे कि नहीं। कहीं पर भी कभी भी कोई बम फट जाता था, कहीं गोली चल जाती थी, कहीं दंगे भड़क जाते थे, वो था भय का माहौल। क्या 2014 के बाद देश में उस तरह का माहौल है? क्या जगह जगह दंगे भड़क रहे हैं? क्या कहीं भी बम फट रहे हैं? आतंकवाद अब तो जम्मू कश्मीर में भी लगभग समाप्त हो गया है, नहीं तो कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों तक सीमित होकर के रह गया था। तो क्या वो भयमुक्त स्थिति नहीं थी? दूसरे भय की मैं बात कर लूं, करना नहीं चाहता था। लगभग हर शहर में एक एरिया होता है जहां पर किसी को भी जाने में डर लगता था, पुलिस को भी जाने में डर लगता था। क्या अब उन एरियाज में आपको या पुलिस को जाने में डर लगता है? आइडेंटिफाई आप कर लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सोचिए जरूर कि क्या आपको उन क्षेत्रों में अब भी जाने में डर लगता है? क्या उन क्षेत्रों में पुलिस नहीं घुसती है? क्या पहले घुस पाती थी? तो भय का माहौल कम हुआ है या नहीं हुआ है? आपके मन से भय निकला है या नहीं निकला है? यह कांग्रेस के प्रश्न का जवाब है। इसके अलावा कांग्रेस ने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जैसे उन्होंने एक हिस्सेदारी की बात की है। उन्होंने कहा है कि हिस्सेदारी से पहले उन्होंने कहा है कि आपको चुनना है लोकतांत्रिक सरकार या सत्तावादी शासन से। तो भाई लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? क्या वो सरकार लोकतांत्रिक नहीं होती है जिसको हम चुनकर भेजते हैं? मतलब अगर जनता कांग्रेस को या कांग्रेस के सहयोगियों को सत्ता चलाने के लिए नहीं चुन रही है तो वो सरकार अलोकतांत्रिक हो जाएगी। आपको चुनना है स्वतंत्रता या भय, तो भाई हम स्वतंत्रता में ही हैं। पूरा देश स्वतंत्रता महसूस कर रहा है। सबके लिए समृद्धि या कुछ लोगों के लिए धन, तो भाई समृद्धि किस तरीके से आप काउंट करते हैं? आपके घर में बेसिक सुविधाएं हो जीवन यापन की, उसे आप समृद्धि मानते हैं? या आप उसे समृद्धि मानते हैं कि हर आदमी टाटा बिरला अंबानी हो? तो भाई अगर इसे आप समृद्धि मानते हैं कि हर आदमी टाटा बिरला अंबानी हो, तो आप बता दीजिए कि क्या 2014 से पहले हर आदमी टाटा बिरला अंबानी था, या 2014 से पहले टाटा बिरला और अंबानी नहीं थे? सिर्फ इतने का जवाब दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बात आती है हिस्सेदारी न्याय की। तो अब यहां पर पता नहीं कि कांग्रेस में जिसने ये घोषणा पत्र तैयार किया है उसने राहुल गांधी से बात करी या नहीं की। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि SC ST और OBC की आबादी 70% है, लेकिन अच्छी नौकरी, व्यवसाय और ऊंचे पदों पर उनकी भागीदारी कम है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर मैं राहुल गांधी से बात करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी 85% बताते हैं। मैं भी OBC से आता हूं, मुझे पता है कि OBC के साथ किस तरह की दिक्कतें होती हैं। SC ST के साथ और भी ज्यादा दिक्कतें हैं। सवाल ये है कि अब तक लगभग 70-78 साल के शासनकाल में 55 साल के आसपास कांग्रेस ने शासन किया, ज्यादातर समय अकेले शासन किया। तो आपने 1947 से लेकर के 1989 तक ऐसे कौन से काम किए जिसके
चलते SC, ST और OBC अब तक मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए। अब तक वो ऊंची नौकरियों में नहीं पहुंच पाए, ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाए, आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाए। आप केवल इतना बता दीजिए, 47 से लेके 89 तक आपके पास लगभग 42 साल सीधे सीधे थे, और उस बीच में एक 2-2.5 साल का शासन आप निकाल दीजिए, जो जनता पार्टी का शासन था, निर्बाध आपका शासन रहा। यानी कि उस 42 साल में आपके पास करीब करीब 40 साल एक छत्र आपका राज था, आपकी पार्टी का राज था। और उससे बड़ी बात यह कि लगभग लगभग पूरे समय तक गांधी परिवार का राज था। पहले नेहरू रहे प्रधानमंत्री, बीच में बहुत छोटे समय के लिए शास्त्री जी रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी रही, उसके बाद राजीव गांधी रहे। तो उन 40 सालों में आपने वो कौन से कुकर्म किए थे जिसकी वजह से SC, ST, OBC समृद्ध नहीं हो पाए, आगे नहीं आ पाए? केवल उसका जवाब दे दीजिए। इसके बाद इन्होंने एक युवा न्याय की बात की है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि पहली नौकरी की पक्की गारंटी। और वो पहली नौकरी की गारंटी वो किस तरीके से दे रहे हैं कि वो, उनका कहना यह है कि डिग्री और डिप्लोमा धारक हर 25 वर्ष से कम के युवा को 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप कानून लाएगी कांग्रेस, जिसका सालाना मानदेय 1 लाख रुपए होगा। ये अग्निवीर का विरोध करते हैं। आप 25 साल से कम के युवा को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए सालाना के अप्रेंटिस पे भेजेंगे और उसे आप नौकरी कहेंगे। जबकि अग्निवीर योजना में सरकार अगर 100 लोगों को नौकरी पे रखेगी तो उनमें से 25 को परमानेंट करेगी। 4 साल बाद अगर 75 को हटाएगी तो वो 75 जो लोग होंगे उनके पास एक अच्छा खासा पैसे का कॉर्पस होगा, जिससे वो कोई छोटा मोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। 4 साल तक वो एक अनुशासित जीवन जी रहे होंगे, जिससे कि उनके अंदर नियम संयम आएंगे। 4 साल तक सरकार उनको एक ठीक ठाक मानदेय देगी, लगभग मेरे ख्याल से 20 से 21 हजार रुपए सालाना प्रतिमाह से शुरू होगा और वो बढ़ते बढ़ते 36 हजार रुपए तक जाएगा 4 साल में, जहां तक मुझे याद है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और जिस समय आपको नौकरी से बाहर भेजा जाएगा तो जो डिग्री आप लेकर के गए होंगे या जो एजुकेशन आप लेकर के गए होंगे उससे एक लेवल आगे की एजुकेशन का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। आप वहां से बाहर आकर के नौकरी के लिए तैयारी करना चाहें तो आप 2-3 साल तक तैयारी कर सकते हैं, इतना पैसा सरकार आपको दे देगी। तो उस अग्निवीर का आप विरोध करते हैं और आप एक 8,000 रुपए या 8.5 मान लो कि 8,500 रुपए महीने की अप्रेंटिसशिप को, वो भी केवल 1 साल के लिए, उसको आप नौकरी बोलेंगे। ये है इनका युवा न्याय। इसके बाद इन्होंने MSP की गारंटी की बात करी है। तो भाई ये MSP की गारंटी मुझे तो कभी समझ में आई नहीं, जिसको समझ में आती हो उसको आती हो। MSP की गारंटी केवल एक चीज की गारंटी होगी कि इस देश में महंगाई उस लेवल पर पहुंच जाएगी जिससे कि निजात पाना पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा। सिवाय इसके और कोई गारंटी नहीं है इसमें। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के उन्होंने बात की है। तो आंतरिक सुरक्षा में वो उन्होंने जो एक मुख्य पॉइंट लिया है, बाकी तो सब बकवास है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस नफरत भरे भाषणों, अपराधों, सांप्रदायिक विवादों से सख्ती से निपटेगी। तो क्या आप
ईश निंदा कानून लाने वाले हैं? स्पष्ट कीजिए। क्या आपने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, हैजा, टीबी, पता नहीं क्या क्या बोला गया, उन लोगों के खिलाफ आज तक एक शब्द बोला है? जो पार्टी सांप्रदायिक भावनाओं को पूरी नफरत के साथ भड़काने वालों पर एक बयान नहीं दे सकती है, वो पार्टी कह रही है कि हम इसके लिए कानून लाएंगे और इसे सख्ती से निपटेंगे। पता है वो क्या कानून लाएंगे? एक कानून पिछली सरकार जो मनमोहन सिंह की थी वो लेकर के आने वाली थी, कानून तो नहीं ला पाई थी, मतलब बिल लाई थी, जिसका भारी विरोध हुआ और उस सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। तो वो था सांप्रदायिक हिंसा बिल, पूरा एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, जिसके तहत उन्होंने तय किया था कि पूरे देश में कहीं भी अगर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें गलती इस पक्ष की है या उस पक्ष की है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कि अगर कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उन दंगों की पूरी जिम्मेदारी बहुसंख्यक वर्ग की होगी। तो क्या ऐसा ही कोई कानून लेकर के आप आने वाले हैं? तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि पूरे भारत में कितने राज्य, कितने जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदू बहुसंख्यक नहीं है कानूनन? आपका कानून एक तरफ कहता है कि पूरे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, और दूसरी तरफ आप कानून लाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ बहुसंख्यक की जिम्मेदारी होगी अगर कोई सांप्रदायिक दंगा होता है या कोई ऐसी घटना होती है। यानी कि आप एक कानून लाने वाले हैं सख्ती से निपटने के लिए, जिसमें कि आप देश के हिंदुओं को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करना चाहते हैं। तो ये है इनकी आंतरिक सुरक्षा। इसके अलावा एक योजना ये लेकर के आए हैं, महालक्ष्मी योजना, जिसमें इन्होंने कहा है कि हर गरीब परिवार को या हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को वो साल में 1 लाख रुपए देंगे। भाई ये भी स्पष्ट कर दो कि 1 लाख रुपए जब आप किसी परिवार को देंगे तो उसके लिए आप कौन कौन सी योजनाएं खत्म करने वाले हैं। ये भी स्पष्ट कर दो कि आपके अनुसार देश में कितने परिवार गरीब हैं। आपने कहा है कि उसमें आप गरीबी का एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे कि आप तय करेंगे कि कौन गरीब है। तो वो आप अभी स्पष्ट कीजिए कि आपके अनुसार कौन लोग होंगे जिनको आप गरीब मानेंगे। बाद में आप कहेंगे कि नहीं, आपके घर में मोपेड है तो आप गरीब नहीं हैं, आपके घर में बिजली का पंखा लगा हुआ है तो आप गरीब नहीं हैं, इवन आपने बिजली का कनेक्शन ले रखा है तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आपने ये पैमाना बना दिया, जैसा कि कुछ इसी तरह का पैमाना आपने कर्नाटक में बनाया था, तो अगर आप इस तरह का पैमाना बना देंगे गरीबी को मापने का, तो फिर तो कोई गरीबी नहीं बचेगा, तो आप पैसा किसको देंगे? तो पहले आप ये तय करिए कि आपके हिसाब से देश में कितने परिवार गरीब हैं। क्या आप उन 80 करोड़ लोगों को गरीब मानते हैं जो मुफ्त अन्न योजना के तहत राशन लेते हैं? अगर आप मानते हैं तो आपको लगभग 16 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करना पड़ेगा। तो आप ये भी बता दीजिए कि आप वो 16 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे। तो ये दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि पहले आप गरीब किसको मानते हैं, और अगर आप इतने लोगों को गरीब मानते हैं तो उसके लिए आप पैसा कहां से लाएंगे, कौन कौन सी योजनाएं आप बंद करने वाले हैं। इस पर आप लोग भी विचार कीजिए। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र का विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।